हेलो। अभी तक हमने पिछले 4 महापुरुष योगों के बारे में चर्चा किए हैं और आज 5वां महापुरुष योग जो कि मालव्य महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर हम आपको समझाएं कि महापुरुष जो एक शब्द है, इसको आप अगर गहराई से समझें तो महापुरुष मतलब सुपरमैन, एक ऐसा इंसान जो कि आम आदमियों की तुलना में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ रखता है। कुछ तो अलग क्वालिटी होंगी उसके अंदर, वैसे तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अलग क्वालिटीज़ होती हैं, पर जो महापुरुष योग है, जो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में या उसकी जन्म पत्रिका में है, उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, जो नॉन डुअल क्वालिटीज़ हैं, जो कि किसी और इस धरातल में दूसरे के अंदर नहीं हो सकती। वो क्वालिटीज़, वो महापुरुष योग कहलाता है, जो क्वालिटी किसी के अंदर नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में या पत्रिका में ये महापुरुष योग हैं तो वो कुछ ना कुछ हटके है, और उसकी हर क्वालिटीज़ में कुछ ना कुछ हटके ऐसा डिवीज़न है उसके अंदर, कुछ ऐसे डिवीज़न है उसके विचारों में या उसके उसके सोचने के नज़रिए में कि वो आम आदमी से वो क्वालिटीज़ उसे हटके बनाती हैं। तो आज हम 5वें महापुरुष योग, मालव्य महापुरुष योग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रधान ग्रह शुक्र से बनता है। जो कि शुक्र को आप कहीं ना कहीं, अगर आप ज्योतिष की फील्ड में तो जानते होंगे कि शुक्र क्या कहलाता है। शुक्र भोग, ऐश्वर्य, विलासिता, प्रेम, इन सब का कारक है। आकर्षण, सम्मोहन, ये सब क्वालिटीज़ जिसकी भी कुंडली में प्रोमिनेंट है, शुक्र कहीं ना कहीं से प्रोमिनेंट है, भले ही उसकी कुंडली में महापुरुष योग बनता हो या ना बनता हो। अगर शुक्र किसी की कुंडली में प्रोमिनेंट है, बली है, तो जो क्वालिटीज़ अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे वो क्वालिटीज़ ज़रूर उसके अंदर होंगी। देखिए, ये जो मालव्य महापुरुष योग है, कंडीशन है, शर्तें वही हो सकती हैं, वही हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के, मूल रूप से ये केंद्र के स्थान है। यहाँ पे शुक्र का होना जरूरी है, वीनस का केंद्र स्थान में होना जरूरी है, मतलब केंद्र में हो। सभी महापुरुष योगों में कंडीशन यही है कि केंद्र में हो। मतलब 3 जो मेन कंडीशन है वो मैं पिछले 4 वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि केंद्र में हो, दूसरी शर्त है या स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, जिस भी राशि में उच्च का हो। अब यहाँ पे तो 12वें नंबर की मीन राशि जो कि जुपिटर की है, बृहस्पति मीन राशि में एग्जॉल्ट कंडीशन में रहता है, उच्च की कंडीशन में रहता है। तो केंद्र में हो, स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि इसके पास बल हो। ये जो बल शब्द है ना, ये बल शब्द ये दर्शाता है कि कोई भी महापुरुष योग हो, किसी केंद्र त्रिकोण का योग हो, या विष्णु लक्ष्मी, ये काफी फेमस योग है विष्णु लक्ष्मी योग। मतलब केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध, कोई भी योग हो, ये मेनली में जो ज़्यादा फेमस योग होते हैं किसी भी ग्रह से, किसी भी प्लैनेट से बनते हैं, ये मेनली ये योग होते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध, या आपस में राशि का संबंध बनता है, किसी भी प्रकार से बनता है। तो ये जो बल शब्द है ना, ये दर्शाता है कि महापुरुष योग हो या कोई भी योग हो, या विष्णु लक्ष्मी योग हो या किसी भी प्रकार का योग हो, बल सबसे मेन, सबसे पहला पॉइंट बल, फोर्स। उसके पास फोर्स है कि नहीं, उसके पास डिग्री वाइज बल है कि नहीं। 5 बलों में से सबसे मेन इंपॉर्टेंट बल तो डिग्री वाइज बल है ना, वो बल है कि नहीं उसके पास। राशि बल वो बाद में डिस्कस करेंगे। राशि बल वो कंडीशन है, फिर अलग अलग अप्लाई हो सकती हैं, पर सबसे मेन जो है वो अंश बल है। अंश बल होना जरूरी है। अगर ये 2 शर्तें पूरी होती हैं, अगर वो सेंटर के स्थानों में, केंद्र के स्थानों में है शुक्र, और वो या तो स्वराशि का है या तो उच्च राशि का है। अगर उच्च राशि का है तो और भी बहुत बढ़िया बात है। और अगर उसके पास बल है, और बल कितना होना चाहिए, बल कम से कम इसके पास 10 डिग्री से 20 डिग्री का तो हो। इसके पार जितना जाएगा, 20 से 21, 22, 23, 24, 25, जितना भी दूर जाता जाएगा 20 से, तो वो फिर बलहीन होता जाएगा। और 10 से जितना मिनिमाइज होता जाएगा, मान लो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या 0 डिग्री का है, तो ये राशि को क्रॉस ही कर रहा है, या तो दूसरी राशि चेंज करने के नज़दीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको सही बलवान नहीं कह सकते।
सही बलवान 10 डिग्री से 20 डिग्री के जितना मध्य है, 15 डिग्री है, 12 डिग्री है, 18 डिग्री है। तो अगर ये दो शर्तें पूरी हुई और इतनी इतनी डिग्री 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य है ग्रह, तो असल में तब बनता है मालव्य महापुरुष योग। और बाकी बहुत सारी शर्तें हैं, कहीं इसका खंडन तो नहीं हो रहा, इस महापुरुष योग का कहीं से खंडन तो नहीं हो रहा, पाप पीड़ित तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, पाप करते भी योग में तो नहीं है कहीं से। मतलब मान लीजिए केंद्र में शुक्र है, मान लीजिए 4th हाउस में है, इसके दोनों तरफ 3rd हाउस में और 5th हाउस में पाप ग्रह है, राहु केतु शनि सूर्य, तो यहाँ भी ये पाप पीड़ित हो गया, ये पाप करते योग में आ गया। तो कहीं ना कहीं इसके प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी, इसके प्रभावों में कहीं ना कहीं भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगी। और बहुत सारी शर्तें हैं कि रेट्रो कंडीशन में तो नहीं है, वक्री वक्री अगर हो रहा है तो वक्री को हम ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं कि ये पूर्व जन्मों के कुछ मतलब पाप कर्मों को शो करता है। और वक्री अगर कोई ग्रह है तो ज्योतिष में सबसे मतलब इसको बहुत कम प्रेडिक्शन की जा सकती है कि अगर कोई वक्री ग्रह है तो उसको पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में किसी भी प्रकार से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता अगर कोई ग्रह वक्री है तो। अगर शुक्र मालव्य महापुरुष योग बना भी रहा है और अगर वो रेट्रो है, मतलब ये जो मैं संकेत बना रहा हूँ, अगर ये संकेत कहीं से भी है कुंडली में जहाँ पे मालव्य महापुरुष योग बन रहा है और अगर वो रेट्रो है तो इसकी प्रेडिक्शन सही ढंग से नहीं की जा सकती। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ज्योतिषी सही ढंग से प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि ये शुभ है कि अशुभ है, मतलब ये फायदा करेगा कि ये नुकसान करेगा अगर वो रेट्रो है तो। और एक और शर्त ये कहती है कि ये कहीं से अस्त ना हो, मतलब सूर्य के ज़्यादा डिग्री वाइज कंजंक्शन में ना हो, सूर्य से मतलब ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में ना हो, नहीं तो ये अस्त हो जाएगा। ये 100 कॉपी के लिए बस ये कहलाएगा कि मालव्य महापुरुष योग है। अगर वो सूर्य से ज़्यादा डिग्री क्लोज डिग्री में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो शुक्र एक केवल देखने के लिए होगा, उसके प्रभाव उसके जीवन में नहीं मिलेंगे। और काफ़ी सारी शर्तें हैं, अगर ये भावनाश का सूत्र भी लागू होता है इसमें कि कहीं ना कहीं अगर इसमें किसी की कंजंक्शन में है, भले 100 ग्रह की कंजंक्शन में है तो ये उस युद्ध में तो नहीं शामिल है कि अगर इसके साथ कोई ग्रह है, मान लीजिए शनि है, शनि इसके साथ शुभ है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर ये क्लोज कंजंक्शन में है शनि की, मान लीजिए 15 डिग्री का शनि है और शुक्र भी 15 डिग्री का है या 14 डिग्री का है, तो ये काफ़ी क्लोज कंजंक्शन हो गई इनकी, मतलब इनकी नज़दीकी युति में इनका युद्ध होता है। किसी भी ग्रह अगर अपने से किसी की युति में है, किसी भी ग्रह की युति में है, भले वो उसमें कोई महापुरुष योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कोई किसी प्रकार का भी योग दुर्योग किसी भी प्रकार का योग है और उसकी कंजंक्शन में कोई ऐसा ग्रह है जो क्लोज कंजंक्शन में है, मान लीजिए 15 डिग्री का शुक्र है और शनि भी या कोई भी ग्रह 15 डिग्री का है उसके साथ में, उसी हाउस में है अगर, तो कहीं ना कहीं ये विपरीत युद्ध दिखाता है कि आपस में भावनाश करते हैं, आपस में लड़ते हैं। और ये देखना पड़ेगा कि उनके षडबल में उनका बल कितना, किसके पास ज़्यादा बल है। षडबल में चेक करना पड़ेगा कि अगर क्लोज कंजंक्शन में है तो जीत कौन रहा है असल में। अगर शुक्र अगर नहीं जीत रहा है, शनि जीत रहा है या कोई और ग्रह जो भी उसकी कंजंक्शन में है, तो कहीं ना कहीं ये फिर से खंडित होगा, ये महापुरुष योग खंडित होगा, इस महापुरुष योग के उसको पूरे प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। और बहुत सारी शर्तें हैं कि शुक्र को या तो कोई दृष्टि में ना देखे। अगर शुक्र की पहली शर्त तो ये है कि शुक्र अगर महापुरुष योग बना रहा है किसी भी प्रकार का तो शुक्र अपने आप में शुभ ग्रह है। और ये शर्त ये है कि इसको या तो कोई ग्रह देखे ना, या तो फिर पाप ग्रह भी ना देखे। पहली चीज ये, अगर ये अकेला है तो इसको कोई प्लेनेट ना ही देखे, किसी की आस्पेक्ट हो ही ना इसमें, किसी की दृष्टि ना हो, या तो फिर जुपिटर की दृष्टि हो, वो प्लस पॉइंट बढ़ा देगा जुपिटर गुरु। नहीं तो अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि में है कहीं ना कहीं से तो ये खराब करेगा। अब शनि भले ही इसका मित्र है, शनि भले ही इसकी राशि में एग्जॉल्ट होता है, लेकिन वो इसको कम कर देगा। अब हम समझते हैं कि ये जो स्वराशि है और ये उच्च राशि है, जैसे 12 नंबर लिखा है उसकी, अगर केंद्र के घर में शुक्र है और 12 नंबर लिखा है कहीं पर शुक्र के साथ, तो ये उच्च का शुक्र हो गया। तो ये दूसरी वाली शर्त तो बाकायदा उसमें पूरी होती है। अब सूर्य और चंद्रमा और राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रह की अपनी 2 राशि हैं, एक खुद की राशि है और उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो जैसा बताया शुक्र की भी 2 राशियां हैं, एक 2 नंबर की है और एक 7 नंबर की है, एक वृषभ है और एक तुला है। तो मतलब अर्थ यही निकलता है कि यहाँ पर 2 नंबर हो या 7 नंबर हो, यहाँ पर भी 2 नंबर हो अगर या 7 नंबर हो, यहाँ पर भी 2 नंबर हो या 7 नंबर हो, यहाँ पर भी 2 नंबर हो या 7 नंबर हो।
कुल मिलाकर 3 राशियाँ, किसी भी राशि में, किसी एक राशि में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट उच्च का होता है और किसी ऐसी राशि में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट नीच का होता है। मतलब वो चाहे राहु केतु क्यों ना हो, वो सूर्य चंद्रमा क्यों ना हो, हर हर प्लैनेट्स का एक एक एग्जॉल्टेशन पॉइंट होता है, एक एग्जॉल्टेशन साइन होती है कि जिसमें या तो वो उच्च का होगा या तो नीच का होगा। और हर प्लैनेट्स की एक स्वयं की राशि होती है। राहु और केतु को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर ज्योतिष में राहु और केतु की कोई खुद की कोई राशि नहीं है। तो या तो शुक्र के साथ 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो। और पहली शर्त ये है कि वो केंद्र में हो। और तीसरी शर्त ये है कि उसके पास बल हो। बल कितना हो, मिनिमम 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य बल हो, तो बेशक ये महापुरुष योग है। और जितनी शर्तें मैंने बताई हैं, अगर वो शर्तें पूरी होती हैं, कहीं से भी पाप पीड़ित अंशवाइज बल है, कहीं से भी पाप पीड़ित नहीं है, किसी किसी अशुभ ग्रह की आस्पेक्ट नहीं हो उसमें, चाहे भले वो शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह कहीं ना कहीं इसके बल को बढ़ा देंगे, पर षडबल में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है शुक्र, क्योंकि जिस भाव को रूल कर रहा है उस भाव में अगर किसी प्लेनेट की आस्पेक्ट पड़ती है तो कहीं ना कहीं उस भाव को अच्छे से उसको यूज करने में, अच्छे से उस भाव में रूल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है प्लैनेट्स को। तो या तो आस्पेक्ट ना पड़े जिस भाव को वो रूल कर रहा है, या तो आस्पेक्ट पड़े तो कहीं ना कहीं गुड प्लैनेट्स की पड़े, शुभ ग्रहों की पड़े, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। अब हम धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मालव योग होता क्या, इससे क्या फायदा है, फायदा क्या है। बता तो दिए हमने कि ये महापुरुष योग है, लेकिन इसका असल में किस फील्ड में फायदा है, शुक्र को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, शुक्र शब्द निकलता है शुक्राचार्य से, जो कि दैत्यों के गुरु होते हैं। असल में वो देव गुरु ही होते हैं। जुपिटर की तरह वो भी एक ब्राह्मण है, पर वो कहीं ना कहीं विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, एक मतलब क्लासिकल बुक्स में अगर जाएं तो इसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है, पुराणों में जाएं तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी लंबी स्टोरी है और इनका कहीं ना कहीं विरोध हुआ है बहुत ज़्यादा। और असल में जहाँ पे भी शुक्र बैठता है ना, वहाँ देखना, वहाँ झगड़ा या कंट्रोडिक्शन देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। मतलब अगर शुक्र बैठा है और उसके पास कितना भी बल हो, इसका एक विपरीत पक्ष ये भी है कि भले ही हम शुक्र को कितना ही डिफाइन कर लें, लेकिन शुक्र का एक असल मीनिंग ये भी निकलता है कि ये युद्ध को भी प्रदर्शित करता है, ये कंट्रोडिक्शन को भी प्रदर्शित करता है, कहीं ना कहीं ये झगड़ा को प्रदर्शित करता है कि जिस हाउस में बैठता है उसमें कहीं ना कहीं लड़ना पड़ता है, जो जैसा कि शुक्र के साथ हुआ है, पूरी लाइफ जो उनकी लड़ाई में बीती है। वहीं जहाँ पर भी शुक्र बैठता है वहाँ पर लड़ाई होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कंट्रोडिक्शन या झगड़ा होता है। अब शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु हैं, उनका नाम शुक्राचार्य है। असल में ये जो शुक्र प्लैनेट है, इनका जो को लॉर्ड है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह का जो स्वामी है उनका नाम शुक्राचार्य है। अब ये दैत्य गुरु हैं। असल में ये थे ब्राह्मण, लेकिन ये पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं दैत्यों की, और ये बाद में चल के दैत्यों के गुरु बन जाते हैं। अब एक पहला सवाल ये उठता है कि ये पहली चीज ब्राह्मण है प्लस दैत्य गुरु, हम धीरे धीरे चल के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं असल में शुक्र प्लैनेट है क्या। ये शुक्राचार्य हैं जो, इनके पास वेद पुराण को लेकर से लेकर कई सारी विद्या हैं। मतलब अगर एक शब्द में बोले तो ये काम और राम, अगर 2 शब्दों में बोला जाए तो दोनों फील्ड के माहिर हैं। मतलब ये जिस भी फील्ड में व्यक्ति को ले जाएंगे उस फील्ड में माहिर कर देंगे, धुरंधर कर देंगे। मतलब ये एक्सेप्शन की बात नहीं है, ये बात सत्य है
कि ये भले ही भोग को प्रदर्शित करते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रेम, द लॉर्ड ऑफ लव, कहीं ना कहीं भोग को प्रदर्शित भले ही करते हैं, पर ये जिस फील्ड में भी ले जाते हैं उसमें माहिर कर देते हैं। मतलब अगर ये आपको आध्यात्म की वो ले जाते हैं तो आध्यात्म में आपको बहुत गहरा ज्ञान दे सकते हैं, जो कि जुपिटर भी नहीं दे सकता। बृहस्पति के पास भी इतनी पावर नहीं है जो कि एक शुक्राचार्य के पास है, क्योंकि वो हर फील्ड का ज्ञान रखते हैं, हर फील्ड में पारंगत करते हैं। अब पारंगत करने का ये सेंस है कि यहाँ पर काम प्लस राम, मतलब कहने का मतलब ये है कि आम व्यक्ति की भाषा में अगर देखा जाए तो दो में से कोई एक चीज को पकड़ा जा सकता है। और असल में अगर आप शुक्राचार्य की इमेज गूगल करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनके एक हाथ में घड़ा है, पॉट, और एक हाथ में माला है। ये बहुत मतलब गहरी फिलॉसफी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक हाथ में घड़ा है और उस घड़े में कामना है, बहुत सारी कामना है, जो कि आप समझ सकते हैं कामनाएं ऐसी चीज़ें जो समाप्त नहीं होती हैं। इंसान मरने वाला भी हो तब भी उसकी कामनाएं होंगी, वो समाप्त नहीं हो सकती। कामनाएं ऐसी चीज़ें हैं जो समाप्त नहीं हो सकती, और कामनाओं में समस्त प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। और आध्यात्म ठीक उसका अपोजिट पहलू है। आध्यात्म बिल्कुल ठीक कामनाओं का अपोजिट है। आध्यात्म कामनाओं पर विरोध करता है। जहां पर कामनाएं हो सकती हैं वहां पर आध्यात्म बिल्कुल नहीं हो सकता। असल में आध्यात्म का काम यही है कि कामनाओं को रोकना, डिजायर्स ना हो, डिजायर लेस, वही आध्यात्म है। और यहाँ पर सबसे मेन बात यही है समझने के लिए कि ये दोनों चीज़ों को, एक बहुत गहरी फिलॉसफी यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि शुक्राचार्य के पास इतनी पावर है कि ये कामनाओं को और आध्यात्म को दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। और जिसकी भी कुंडली में ये प्रोमिनेंट हैं, बली हैं, किसी भी कंडीशन में कोई भी योग बना रहे हो, अगर योग नहीं भी बन रहा है और अगर ये बली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गहरी बात हो सकती है कि एक चीज को पकड़ नहीं सकते हैं, एक चीज हाथ से छूट जाती है। कामना ऐसी चीज है जो कि छूटती जाती है। और वो जो पिक्चर है, वो इमेज है जो शुक्राचार्य की, वो यही शो करती है कि एक हाथ में घड़ा है और एक हाथ में माला है। मतलब घड़ा घड़ा की तरफ जाओगे तो माला छूट जाएगी, और अगर माला की तरफ जाओगे तो घड़ा छूट जाएगा। और घड़ा कामनाओं का है। और आप समझ सकते हैं कि वो घड़ा ऐसा है कि या तो उसमें छेद है, उस घड़ा में या तो छेद है, या तो वो ऐसा घड़ा है वो कभी भरता ही नहीं है। वो जो कामनाओं का घड़ा है ना, वो देखने में छोटा लग रहा है, पर वो घड़ा ऐसा है कि वो या तो उसमें छेद है या तो वो कभी भरता ही नहीं है। सिंपल सी बात। और माला, माला तो स्पष्ट दिखती है। माला किसका निरूपण है, किसका साइन है? माला स्वयं ये अपने आप में एक अध्यात्म है। माला तो अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी शो करता है ना। और घड़ा, घड़ा को बस समझना है आपको कि घड़ा जिसमें हम सभी लोग फंसे हुए हैं, कामना, डिजायर्स। ये दोनों आपस में बिल्कुल भी अपोजिट हैं, बिल्कुल ही अपोजिट है। कामना और आध्यात्म आपस में संयोग नहीं खा सकती हैं। आध्यात्म जो कि एक ईश्वर को प्राप्त करने की एक प्रयास है, और कामना जो कि ईश्वर से बहुत दूर ले जाता है। भले ही वो कामना ईश्वर को पाने की ही क्यों ना हो। आपको आगे चल के केतु को समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि केतु क्यों डिटैचमेंट का कारक है, केतु क्यों मुक्ति का कारक है, केतु क्यों सेलिब्रेशन का कारक है। केतु को जिस दिन समझाएंगे उस दिन आपको ये कामना और ये अध्यात्म बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा कि केतु को जिस प्रकार से नेग्लेक्ट किया जाता है, या जिस प्रकार से उसे एक एक पाप ग्रह की संज्ञा दी जाती है, वो असल में पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स में सबसे शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है। और यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत डीप फिलोसफी है। अब शुक्राचार्य के एट्रीब्यूट्स, अगर आप पूरे एट्रीब्यूट समझेंगे तो वो एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं आध्यात्म और एक सांसारिक चीजें दोनों को साथ में लेके चलने की हैं। वो एट्रीब्यूट्स दोनों को बिल्कुल बिल्कुल समानांतर साथ में लेके चलने के हैं। सारे के सारे सिग्निफिकेंस उनके साथ में लेके चलने के हैं। दोनों एट्रीब्यूट्स को, दोनों सिग्निफिकेंस को कहीं ना कहीं साथ में लेके चलते हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये महापुरुष योग बहुतों की कुंडली में देखने को मिलेंगे, बहुतों की कुंडली में। हो सकता है 100 में से 5 आदमी की कुंडली में, 10 आदमी की कुंडली में महापुरुष योग बने हों।
ये भी हो सकता है कि 100 में से 20 आदमी की कुंडली में महापुरुष योग बने हों, पर इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसकी दशा। वो दशा नहीं है तो वो महापुरुष योग का काम कब ऑपरेट करेगा? कोई प्लेनेट्स तभी ऑपरेट करता है ना जब उसकी एक एक पर्टिकुलर टाइम आता है। वो टाइम आना जरूरी है। अगर वो दशा उसके लाइफ टाइम में है, अगर उसको सही टाइम पर वो दशा मिलती है। शुक्र की दशा कब जरूरी है? शुक्र की दशा तभी तो 20-25 साल की उम्र से जरूरी है। ये शुक्र के जितने भी सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस एक एडल्ट लाइफ के लिए है, एक प्रौढ़ अवस्था के लिए है। यही अगर शुक्र की दशा 50 की उम्र के बाद आए वो किसी काम की नहीं है। वो किसे आकर्षित करेगा? यही शुक्र की दशा अगर 70 की एज में आए तो वो पैसे का क्या करेगा? क्या करेगा वो पैसे का? शुक्र की दशा कम से कम 20 की उम्र से तो जरूरी है, जब उसका थोड़ा मेंटल लेवल ऊपर हो, बढ़े, तब जरूरी है शुक्र की दशा। अब देखिए, जो कि अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया इस महापुरुष योगों में, जो कि सबसे मेन और महत्वपूर्ण पहलू यही है कि कोई भी महापुरुष योग हो, कोई किसी भी प्रकार का योग हो, अब हैं तो हजारों प्रकार के योग, जितने भी योग हों सब में जरूरी है कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आना चाहिए। वो पर्टिकुलर टाइम जरूरी है, या तो वो दशा के रूप में आए या तो वो अंतरदशा के रूप में आए। किसी भी प्रकार से आए उसका टाइम, वो प्लैनेट्स ऑपरेट होना चाहिए। अगर उसे ऑपरेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, किसी और की दशा है। अगर आपको और गहराई से समझना है, अभी तक मतलब, हालांकि ये रूल्स, ये नियम सभी महापुरुष योग में लागू होंगे। भले ही हमने चर्चा नहीं किया है पिछले वीडियोस में, पिछले 4 वीडियोस में हमने भले ही महापुरुष योगों में ज़्यादा डीप से चर्चा नहीं की है, पर अभी इस वीडियो में आप समझ लेना। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं गहराई से। हालांकि इस वीडियो में इतना कवर कर दिया जाएगा कि आपको महापुरुष योग के बारे में कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया जानने को मिले बाद में, पूरा कवर कर दिया जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसी भी प्लैनेट्स की कंडीशन अगर देखनी है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका लग्नेश, उसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। वो किसी भी प्रकार से डेविलेटेड तो नहीं है। उसका फर्स्ट हाउस जो वो स्वयं है, अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उस प्लेनेट को, उस प्लेनेट्स की शर्तों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, या कहीं से वो विरोधी है उस प्लेनेट्स का, मतलब कारक नहीं है, उसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देखना जरूरी है कि कहीं वो 6-8-12, 6-8-12 या त्रिसड़ाया भाव में तो नहीं है कहीं से। ये कंडीशन भी देखनी बहुत जरूरी है। और एक और कंडीशन ये भी जरूरी है कि उस कुंडली में लग्न में कितने ग्रहों का प्रभाव है। ये कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके असेंडेंट में, उसके लग्न में कितने ग्रहों का प्रभाव है, कितने ग्रह हैं लग्न में। एक तो लग्नेश को भी देखना जरूरी है, और ये भी देखना जरूरी है कि उसके लग्न में कौन कौन से ग्रह हैं। क्या उसका लग्नेश या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड उस जो लग्न में ग्रह प्लैनेट्स आके बैठे हैं, क्या उसको एक्सेप्ट कर रहा है? क्या उसका विरोधी तो नहीं है, दुश्मन प्लैनेट्स तो नहीं है उसका? ये भी बहुत मतलब सोचने की बात है, ये जरूरी बात है कि उसका फर्स्ट हाउस में अगर युद्ध चल रहा है तो वो कहाँ तक वो महापुरुष योगों पर गौर कर पाएगा। वो तो अपने ही अंदर लड़ता रहेगा ना कहीं ना कहीं से। अब एक और शर्त ये भी है जो कि हमें लगता है कि वो हर कुंडली में अप्लाई होती है, हर यूनिवर्स में हर बंदे की कुंडली में अप्लाई होती है, सूर्य और चंद्रमा। देखिए, सूर्य है ना, ये नेचुरल आत्मकारक है। ये आत्मकारक के बारे में हम आगे चल के और डीप से स्टडी करेंगे, डीप से डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली 7 प्रकार के कारक होते हैं जो कि डिग्री से डिनोट होते हैं, डिग्री से निरूपित होते हैं। लेकिन अभी आपको छोटे शब्दों में अगर समझाएं, ये सूर्य नेचुरल आत्मकारक है, मतलब उसकी सोल, उस व्यक्ति की आत्मा क्या चाहती है, वही सूर्य को देखना सबसे जरूरी है, सूर्य और चंद्रमा को। अगर उसकी आत्मा भी एक्सेप्ट नहीं करती है उस ग्रह को, या सूर्य कहीं ना कहीं उसका विरोधी है, कहीं ना कहीं उससे अकारक होता है, या उससे कहीं ना कहीं 6-8-12 की कंडीशन में सिचुएटेड है, तो कहीं ना कहीं ये भी फिर उस महापुरुष योग को भंग करने का काम करेगा। चंद्रमा सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स
इन्वॉल्व ऑफ हॉरोस्कोप, चंद्रमा ये मन है, और चंद्रमा के पास इतनी पावर है कि अगर वो 1 डिग्री भी आगे पीछे हो जाए तो पूरी की पूरी लाइफ को आगे पीछे कर सकता है। अगर जन्म के समय 1 डिग्री भी आगे पीछे हो जाए तो वो पूरी की पूरी लाइफ को आगे पीछे कर सकता है, पूरा दशा पैटर्न चेंज करके रख सकता है, पूरा का पूरा दशा पैटर्न। देखिए चंद्रमा को देखना सबसे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है। महापुरुष योग को देखने से पहले, महापुरुष योग के बल को देखने से पहले मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो पूरी ज्योतिष में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है अगर कोई, तो वो चंद्रमा है। असल में चंद्रमा के पास सबसे मेन सिग्निफिकेंस है ना, वो मन का है, वो मन का है। और ये चेतन मन नहीं, अचेतन मन का है, अवचेतन मन का है, जो कि हमारे मन की बहुत गहरी परतें हैं, उनका है। चंद्रमा को देखना सबसे जरूरी है। अब समझते हैं शुक्र को। ये तो हो गई शर्तें, अभी तक हमने शर्तों पर ज़्यादा डिस्कस किया, हालांकि बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया, लेकिन ये मेनली शर्तें हैं, ये शर्तें होनी जरूरी हैं। और आगे अभी और जो भी शर्तें होंगी हम और आगे चल के डिस्कस करेंगे। हालांकि ये भी देखना जरूरी है कि ये महापुरुष योग केंद्र के 4 हाउसेस में से एक बन कहाँ रहा है। जिस भी हाउस में बन रहा है, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बन रहा है, तो शुक्र के सारे नेचर उसके अंदर होंगे, सारे नेचर, आकर्षक, व्यक्तित्व, गजब की मैनिपुलेशन टेक्निक, गजब की बुद्धि। 4th हाउस में गाड़ी, मकान, सुख की सारी सुविधाएं इसको मिलेंगी, जितने भी सुख के साधन हैं सब इसको मिलेंगे, नैन फैम सब कुछ। 7th हाउस में है, असल में 7th हाउस का कारक ही शुक्र है। 4th हाउस में भले ही वो बली होता है, दिग्बली होता है, 7th हाउस का कारक ही शुक्र है, क्योंकि फीमेल को डिनोट करता है, स्त्री। शुक्र का अगर किसी के भी चार्ट में अगर बली कंडीशन में है शुक्र, तो उसके उसके शरीर में, उसके मन दिमाग में, उसके चारों तरफ के वातावरण में एक सबसे मेन चीज़ देखी जाएगी कि उसका फीमेल से कनेक्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फीमेल उसको समझती होगी और ये फीमेल को बहुत अच्छे से समझता होगा, फीमेल से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, मल्टीपल रिलेशन होंगे उसके, अगर 7वें घर में शुक्र है तो बहुत ज़्यादा सांसारिक होगा। ये जिस भी फील्ड में जाएगा, असल में ये शुक्र वाला व्यक्ति जिस भी फील्ड में जाएगा, आध्यात्म में जाएगा तो भी, और अगर मटीरियलिस्टिक लाइफ में जाएगा तो भी आगे ही जाएगा, पर नीचे नहीं आएगा। फेमस यही बंदे होते हैं, यही लोग होते हैं फेमस। 10th हाउस में इसका सर्कल काफ़ी बड़ा होगा। 10th हाउस में समझो राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति राजा को भी एडवाइस दे। 10th हाउस का शुक्र 10th हाउस में अगर मालव्य महापुरुष बनता है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा सर्कल दिखाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव सर्कल दिखाता है, इसका फ्रेंड्स सर्कल काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब हम समझेंगे असल में थ्योरी शुक्र की, शुक्र किस किन किन चीज़ों का सिग्निफिकेंस रखता है, किन किन चीज़ों का कारक होता है। एक सबसे बड़ा जो कारक है भोग, डिजायर्स के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। भोग, भोग की वस्तुएं, सौंदर्य, लग्जूरियस लाइफ। और अगर ये किसी की कुंडली में है भी शुक्र, तो ये कहीं ना कहीं ये अपना बिजनेस खोल सकता है, कहीं ना कहीं ये सुंदर ब्यूटी या रहन सहन, कपड़े, इत्र, परफ्यूम्स, इनके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकता है। जितने भी कारक हैं शुक्र के, वो सारे कारक उसके अंदर तो होंगे ही, और अगर वो बाहर भी अप्लाई करने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं ये बहुत फायदा कर सकता है। अब देखिए शुक्र, शुक्र के बारे में हम आगे चल के और ज़्यादा डीप से स्टडी करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, कल की वीडियो में हम किसी न किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की कोशिश करें तो हम आगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में हम शुक्र पर ही चर्चा करेंगे, और ज़्यादा और वास्ट लेवल से चर्चा करेंगे। थैंक यू।